Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's class, that is administrative system of France. देखिए लाइक प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा यूके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा बीच में कुछ दिन वीडियोज लेक्चर नहीं डाल पाए क्योंकि फैमिली फंक्शन था और छुट्टी पे था, तो अब वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब थोड़ा क्या होगा, थोड़ा बूस्ट करेंगे थोड़ा सा। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस। बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सभी बताया है कि हम किसी भी कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम 3 हेड्स में पढ़ेंगे। बेसिकली 3 हेड्स में, जैसे अभी हम फ्रांस का पढ़ने जा रहे हैं, फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो उसको 3 हेड्स में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, देन फ्रांस के सिविल सर्विस के बारे में, एंड देन फ्रांस के लोकल गवर्नमेंट के बारे में, फ्रांस के लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो बेसिकली देखिए ये जो तरीका है, ये हमने तीनों जो अभी तक के लेक्चर्स हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटेन, दोनों में इस तरीका फॉलो किया गया है, स्टाइल की 3 हेड्स में हम पढ़ेंगे। तो लाइक इस वीडियो में भी हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस में भी पहला हमारा वीडियो लेक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, तो इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा सिविल सर्विस एंड लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा हेड्स है वो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच में जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इससे गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ, बेसिकली कैसे डेवलप हुआ, और जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बना, बेसिकली उसके क्या फीचर्स है। हमारा देखिए जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, बेसिकली कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, बट हाँ जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है उनको पढ़ना है। बेसिकली हर एक जो हमारा कंट्रीज है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, रसिया, इन सारे के कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके बेसिकली क्या फीचर्स है, वहाँ का गवर्नमेंट का क्या स्टाइल है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यूनिटरी स्टेट है, फेडरल स्टेट है, बेसिकली सब यही सब पढ़ना है और कुछ ज़्यादा डीप में नहीं है। और देख नेक्स्ट हमारा जो हेड्स है वो है सिविल सर्वेंट, मतलब उस कंट्रीज के सिविल सर्वेंट का जो रिक्रूटमेंट है वो पहले कैसा था, मॉडर्न में कैसा है, उनका सैलरी, प्रमोशन, ये सब बेसिकली पढ़ना है। देन वहाँ का लोकल गवर्नमेंट्स कैसा है, बेसिकली इतना ही हमें जानना है, बेसिकली सारे कंट्रीज के बारे में जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। देखिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो कितने से बीच हुआ, 1789 टू 1799। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, देखिए बेसिकली जो मॉडर्न ओल्ड टाइम में हमारा फ्रेंच क्या था, मोनार्कियल स्टेट था। देन क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन हो गया, हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे मॉडर्न स्टेट हुआ फ्रांस का। तो उसी को बोलते हैं क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बेसिकली ये ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, देखिए कुछ उसके पॉलिटिकल कॉज थे और कुछ सोशल कॉज थे। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड 1799 वाज अ मेजर पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल इन फ्रांस दैट ended the absolute monarchy and established liberty, equality, fraternity, laid the foundation of modern democracy। ये तो बेसिकली वहाँ का क्या रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मॉडर्न हुआ, और जो मोनार्कियल स्टेट था वो क्या हुआ, हमारा मॉडर्न स्टेट हुआ। तो आइए देखते हैं, The French Revolution 1789 and to 1799 had a significant impact on the growth of French constitutional सिस्टम। देखिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्या हुआ, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। सिंस द रिवॉल्यूशन फ्रांस हैज चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एन एवरेज आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। देखिए जब से हमारा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तब से हमारा वहाँ का फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एवरेज अगर पकड़े तो हर 12 साल पे चेंज हो रहा है। अगर एक एवरेज पकड़ेंगे तो एवरी 12 ईयर पे चेंज हो रहा है।
इट अडॉप्टेड 3 मोनार्की, 2 डिक्टोरियल, 3 इंपेरियल एंड 4 रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये क्या है, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ, अब तक 3 बार मोनार्की, 2 बार डिक्टोरियल एंड 3 टाइम इंपेरियल एंड 4 रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब अडॉप्ट किया इतने टाइप के। द प्रेजेंट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेबलाइज द 5th रिपब्लिक केम इनटू फोर्स इन 1958। देखिए जो प्रेजेंट जिसकी हम पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बेसिकली फ्रांस का पढ़ेंगे वो है हमारा कितना, 5th रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो 5th रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स कब हुआ, मतलब कब बना, 1958 में। इट वाज प्रिपेयर्ड अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल डी गौले। देखिए जो 5th रिपब्लिकन फ्रांस का बना कॉन्स्टिट्यूशन, वो जनरल डी गौले के इंस्ट्रक्शन पे बना, जनरल डी गौले, तो याद रखिएगा। बेसिकली जो हमारा 5th रिपब्लिकन है वो केम इनटू फोर्स इन 1958 अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल डी गौले। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बस। It was designed to give France a strong and stable government. Now we will read the salient features of France Constitution. The salient features of the Constitution of 5th French Republic are, अब देखिए, अब बेसिकली देखिए हमारा हर एक लेक्चर में यही रहा है कि हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे, देन हम मूव टू सिविल सर्विस एंड देन मूव टू लोकल गवर्नमेंट। तो बेसिकली हम ये जान लिए कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उससे हमारा जो फ्रांस का मोनार्की स्टेट से कैसे मॉडर्न स्टेट में कन्वर्ट हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट रहा, और बेसिकली जो कॉजेस थे, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, सारा एक कॉजेस की वजह से क्या हुआ, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, उससे हमारा क्या हुआ, जो मोनार्की स्टेट था हमारा मॉडर्न स्टेट में बदला। अब देखते हैं वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा, जो 5th कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, जो कि जनरल डी गौले के लीडरशिप में बना, जिसको हम बोलते हैं 5th रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, उस जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस को लेके, वो हमारा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन है। अभी तक हमने पढ़ा था कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन है, यूके का क्या है, अनरिटन है। अब आ गया फ्रांस का भी क्या है, रिटन है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंपैरेटिव बेस्ड पे। आप लोग ऐसा कीजिए कि जैसे तीनों जो अभी तक जो पढ़ाए जाएंगे, अभी तक क्या जो बाद में भी जो कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ाएंगे, उनको आप एक टेबल बनाइए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के बारे में टेबल बनाइए। जैसे आप लोग ऐसे बना लीजिएगा यूएसए, इससे क्या होगा, याद करने में ईजी होगा। यूके, फ्रांस, जापान एंड रसिया एंड इंडिया, ऐसे करके टेबल बनाइएगा और यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखिएगा कि ऐसे या पॉइंट है तो ऐसे सीधा लिख दीजिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इन दोनों को पढ़ाएंगे, उनको भी जान लीजिएगा। फेडरल, यूनिटरी, डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सारे ऐसे एक एक करके लिख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ईजी हो जाएगा जानने में। तो देखिए जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ बता दिया, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन अ प्रियम्बल्स। देखिए क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या क्या कंटेन किया है, बेसिकली प्रियम्बल कंटेन किया है एंड 92 आर्टिकल। और ये 92 आर्टिकल है वो कितने हैं, 15 चैप्टर में डिवाइडेड हैं। एंड इट डिक्लेयर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द मोटो ऑफ द 5th रिपब्लिकन। अब देखिए जो हमारा 5th रिपब्लिकन है कॉन्स्टिट्यूशन है जो वहाँ का फ्रांस का, उसका मोटो क्या है, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और बेसिकली वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्या क्या कंटेन करता है, पहले तो प्रियम्बल होगा, देन एंड 92 आर्टिकल होगा। और जो 92 आर्टिकल है बेसिकली 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कौन सा आर्टिकल में क्या चीजें लिखे गई हैं। तो सी देखिए, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट फ्रांस इज अ रिपब्लिक, इंडिविजिबल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो आर्टिकल, देखिए पहले तो 92 आर्टिकल है, तो यहाँ पे जो 92 आर्टिकल में आर्टिकल 2 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस में दिया गया है, वो क्या बताता है, वो बताता है कि जो हमारा फ्रांस है वो क्या है, फ्रांस इज अ रिपब्लिक, इंडिविजिबल, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल है। एंड आर्टिकल 1 डील विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रिपब्लिक एंड
ओवरसीज टेरिटरीज टू सेट अप अ कम्युनिटी। और देखिए जो आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 1 बताता है, वो बताता है कि जो हमारा आर्टिकल 1 बताता है कि जो डील विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रिपब्लिक एंड ओवरसीज टेरिटरी। जो रिपब्लिक होंगे वहाँ के फ्रांस के, और ओवरसीज टेरिटरी होंगे, वो क्या करेंगे, अडॉप्ट किए जाएंगे टू सेट अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाने के लिए। इट इज प्लेस्ड अंडर द प्रीएम्बल इटसेल्फ। द चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन टेबल। देखिए अब जो चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स हैं, सारे आर्टिकल जो जिसमें 92 आर्टिकल डिवाइडेड है, उनको देखिए यहाँ पे टेबल फॉर्म में दिया गया है, तो उसको आप लोग एक करके ओवरव्यू देख लीजिएगा। देखिए चैप्टर फर्स्ट में क्या है, सॉवर्जिनिटी के बारे में बताया गया, जो कि आर्टिकल 2 to 4 में कवर्ड किया गया है। एंड चैप्टर सेकेंड में देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। अब देखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, किसमें, चैप्टर 2 में। और जो आर्टिकल होगा कवर करेगा, वो आर्टिकल 5 to 19 से कवर करेगा, वो फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा। इन चैप्टर थर्ड में देखिए दी गवर्नमेंट के बारे में, जो कि आर्टिकल होगा 20 to 23। एंड फोर्थ चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है फ्रांस के, जो आर्टिकल कवर करेगा वो 24 to 33 कवर करेगा। एंड चैप्टर 5 में देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, जो कि आर्टिकल 34 to 51 कवर करेगा। एंड चैप्टर 6 में देखिए किसके बारे में, ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जितने वहाँ पे ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए उसके बारे में है चैप्टर 6 में। और किस आर्टिकल के बीच है, आर्टिकल 52 to 55 के बीच है। एंड देखिए चैप्टर 7 में है द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, वहाँ के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसके बारे में, जो कि आर्टिकल कवर कर रहा है 56 to 63 कवर कर रहा है। देन हमारा चैप्टर 8 में है द जुडिशियल अथॉरिटी, वहाँ के कोर्ट के बारे में बताया गया है, और वो कवर करेगा आर्टिकल 64 to 66। एंड आर्टिकल 9 चैप्टर 9 में देखिए द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, जो कि कवर करेगा 67 to 68 आर्टिकल। 10th चैप्टर में द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि आर्टिकल 69 to 71 कवर करेगा। एंड देखिए चैप्टर 11 में क्या है, टेरिटोरियल इंटिटीज है, जो कि 72 to 76 आर्टिकल के बीच में कंटेन है। एंड 12 देखिए चैप्टर 12 में है द कम्युनिटी, वहाँ पे जितने कम्युनिटीज के बारे में उसके बताया गया है, ये आर्टिकल 77 to 87 के बीच है। एंड चैप्टर 13 में देखिए एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन, जो कि आर्टिकल 88 में है। एंड देन 14 चैप्टर 40 में रिवीजन, जो कि 89 आर्टिकल 89 में है। एंड देन 15 देखिए 15 चैप्टर लास्ट चैप्टर में क्या है, टेम्पोररी डिस्पोजिशन के बारे में है, जो कि 90 to 92 आर्टिकल के बीच क्या है, कंटेन है सारे। तो ये बेसिकली वहाँ के जो 92 आर्टिकल है और जो 15 चैप्टर्स है उनका सारा ये टेबल्स है। एक बार उसको ओवरव्यू आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा और है नहीं। तो देखिए हमने पहला फीचर्स पढ़ लिया कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल। देन सेकेंड फीचर्स क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड जैसे देख लिए एन एवरेज क्या है 12 ईयर पे चेंज हो रहा है, तो इससे ही आपको पता चलना चाहिए कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इजीली क्या होता है, चेंज हो जाता है। बट हमारा जो फ्रांस का है वो क्या है, बहुत ही रिजिड है, इसीलिए यहाँ बोला अनलाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन नेचर, इट कंटेन्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। देखिए रिजिड कब बोलते हैं, जैसे देखिए एक तो ऑर्डिनरी लॉ होता है, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऑर्डिनरी लॉ के मैनर में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी चेंज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। बट अगर जैसे ऑर्डिनरी लॉ चेंज होता है उससे क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोसीजर होता है, उसमें वोटों की परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, तो वैसे चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो इसलिए बोलते हैं उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सी इट कंटेन अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स लॉ को चेंज करने के लिए क्या है, स्पेशल प्रोसीजर है, इसीलिए क्या है, रिजिड है। इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय 60% मेजोरिटी बोथ इन वोट, मेजोरिटी वोट इन बोथ द हाउसेज। देखिए वहाँ का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है, बोथ हाउसेज, मतलब कि बाईकैमरलिज्म पार्लियामेंट है वहाँ पे, ये भी देखिए एक फीचर्स है। बोथ द हाउसेज बोल दिया, इसका मतलब वहाँ का जो पार्लियामेंट है क्या है, बाईकैमरलिज्म है, वहाँ पे 2 हाउसेस हैं, जैसे एक लोअर हाउस अपर हाउस होता है वैसे ही। तो वहाँ के जो बोथ हाउसेस में जो मेजोरिटी वोट होगी वो कितनी होगी, 60% वोट पड़ने चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंड होगा, इसीलिए क्या है, बहुत ही रिजिड है। Alternatively, the president can call a national referendum on constitutional amendment. However, the republican form of government in France is not subjected to amendment. Thus, 3
इज नो प्लेस फॉर मोनार्की इन फ्रांस। दस देयर इज नो प्लेस फॉर मोनार्की इन फ्रांस। एंड नेक्स्ट फीचर देखिए क्या है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि जो सारा सुप्रीम पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, और हमारा क्या होगा, जो लोकल गवर्नमेंट होगा ओनली फॉर कन्वीनियंस के लिए क्या होगा, क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद वो क्या उसको एबोलिश भी कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रांस इज ए यूनिटरी स्टेट, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द सिंगल supreme central government located at Paris. The local government are created and abolished by the central government only for administrative convenience. In fact, France is more unitary than Britain. अब ये कैसे डिसाइड हुआ मोर यूनिटरी देन ब्रिटेन? देखिए ब्रिटेन में भी क्या है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एबोलिश कर दिया जाता है। सेम फ्रांस में भी क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट है ओनली फॉर कन्वीनियंस क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एबोलिश कर दिया जाता है। बट क्या है कि जो यूनिटरी नेचर है, नेचर की बहुत ज़्यादा यूनिटरी है फ्रांस, किससे, ब्रिटेन से। देखिए एक तो यूनिटरी होता है, एक तो फेडरल होता है। फेडरल में क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच क्या होगा, पावर डिवाइडेड होगा, लोकल गवर्नमेंट अपना क्या होगा, पावर स्टेट से करेगा। बट यहाँ पे जो होगा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लोकल गवर्नमेंट अपनी पावर कहाँ से ड्रॉ करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगा। तो यूनिटरी और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। नेक्स्ट देखिए जो फीचर है वो है क्वासी प्रेसिडेंशियल एंड क्वासी पार्लियामेंट्री। देखिए ये दोनों हो गया, एक तो होता है प्रेसिडेंशियल, जैसे हमने यूएसए में पढ़ा, देन यूके का क्या था, पार्लियामेंट्री था। बट अब फ्रांस के सिस्टम में क्या है, क्वासी प्रेसिडेंशियल, क्वासी पार्लियामेंट्री, मतलब कि बोथ नेचर, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का थोड़ा थोड़ा नेचर दोनों क्या करता है, कंटेन करता है, इसलिए इसको बोला गया है क्वासी। देखिए क्वासी प्रेसिडेंशियल मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट भी होंगे और क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। सी द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स नीदर प्रेसिडेंशियल नॉट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रेदर इट कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ बोथ। ऑन वन हैंड इट प्रोवाइड्स ए पावरफुल प्रेसिडेंट हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर अ 5-year टर्म। देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होंगे जो कि डायरेक्टली जनता के द्वारा, पीपुल के द्वारा 5 साल के लिए क्या होंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्टेड होंगे। जैसे अपने यहाँ है, देखिए अपने यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है बट क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। बट यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली इलेक्टेड है, पीपुल के द्वारा क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर अ 5 year। देखिए टर्म तो 5 year है बट क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। और इसके अलावा ऑन द अदर हैंड देयर इज ए नॉमिनेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जैसे अपने वहाँ होता है, जिससे क्या होता है, मिनिस्ट्री काउंसिल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होता है, जो कि पीएम उसका हेड होता है, वो क्या होता है, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे सेम यहाँ पे भी है। इसीलिए क्या है, इसीलिए जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी प्रेसिडेंशियल एंड क्वासी पार्लियामेंट्री टाइप का है। थर्ड देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारा जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, देखिए यूएसए भी क्या है, बाई कैमरलिज्म था, यूके भी बाई कैमरलिज्म था, अब हमारा फ्रांस भी बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म मतलब कि जो पार्लियामेंट होगा उसके पास क्या होंगे, 2 हाउस होंगे, लोअर एंड अपर हाउस। सी द फ्रेंच पार्लियामेंट कंप्राइजेस द नेशनल असेंबली। देखिए जो अब दोनों हाउस में जो नेशनल असेंबली, एक तो एक का नाम है वो क्या है, लोअर हाउस है, एंड सीनेट अपर हाउस है। यूके में हमने क्या पढ़ा था, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, लोअर हाउस अपर हाउस। यहाँ पे वैसे ही सेम है। और देखिए जो यूएसए में क्या था, सीनेट था, एक तो यहाँ पे भी सीनेट है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस है। तो जो हमारा लोअर हाउस है वो क्या होगा, नेशनल असेंबली, और अपर हाउस क्या होगा, सीनेट होगा। तो इसलिए क्या है, बाई कैमरलिज्म है। और देखिए द नेशनल असेंबली हैज 577 मेंबर, 577 जो देखिए लोअर हाउस में जो मेंबर्स होंगे, हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ 5 year टर्म। देखिए जो लोअर हाउस होगा जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, उसमें 577 मेंबर जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे 5 साल के लिए। एंड द सीनेट हैज 321। देखिए जो अपर हाउस होगा, सीनेट होगा, उसमें 321 मेंबर्स होंगे हु आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ 9 year टर्म्स। देखिए 9 year बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए होंगे। द नेशनल असेंबली इज मोर डोमिनेंट एंड पावरफुल देन सीनेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली है, वो पावरफुल है देन सीनेट के द्वारा, अपर हाउस के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो। देखिए जो नेक्स्ट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस का वो है
रेशनलाइज्ड पार्लियामेंट का मतलब कि जो पार्लियामेंट के पास क्या है, रेस्ट्रिक्टेड पावर है, लिमिटेड पावर है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस स्टेबलाइज द रेशनलाइज्ड पार्लियामेंट दैट इज ए पार्लियामेंट विथ रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड पावर्स। मतलब कि जो वहाँ का पार्लियामेंट के पास होगा पावर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगा, बहुत ही कम होगा, ज़्यादा नहीं बहुत ही कम होगा, लिमिटेड होगा। मतलब वो क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं पे क्या करेगा, लॉ मेक करेगा, और उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, डेलीगेशन होगा, पावर का डेलीगेट होगा, डेलीगेट अथॉरिटी होगा। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होंगे वो भी क्या करेंगे, लॉ बना सकते हैं। इसलिए क्या है, रेशनलाइज्ड पार्लियामेंट है फ्रांस में। नेक्स्ट फीचर्स देखिए, जो नेक्स्ट फीचर है द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। दी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल मीन्स फ्रांस हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 9 ईयर्स। देखिए, जो वहाँ पे क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होगा और उसमें क्या होंगे, 9 मेंबर होंगे और वो क्या होंगे, 9 साल के लिए अपॉइंटेड होंगे। इट फंक्शन एज अ जुडिशियल वॉचडॉग एंड इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव decrees and parliamentary law conform the provisions of the constitution. However, it is only an advisory body and its opinion is not binding. देखिए, बेसिकली क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होगा, बेसिकली क्या होगा, जो वहाँ का पार्लियामेंट होगा, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव होगा, वो क्या कर रहे हैं, उनके फंक्शनिंग को क्या करेगा, वॉचडॉग करेगा कि वो क्या है, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव जो है ब्रांच, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। तो ओनली क्या करेगा, एडवाइस करेगा, और इसका जो होगा नेचर होगा, एडवाइजरी नेचर होगा, और इसका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट फीचर है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट फीचर है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस गिव अ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रोल्स। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रांस दैट अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली मेंशन पार्टीज बट also acknowledge them as a normal part of political life. Article 4 of the Constitution states that parties must respect the principle of national sovereignty and democracy. देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके मतलब कि रोल को लेके, उनके रिकॉग्निशन को लेके क्या है वहाँ पे मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 4 क्या करता है, स्टेट करता है कि द पार्टीज मस्ट रिस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी। और आर्टिकल 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो वहाँ के मतलब फ्रांस के पॉलिटिकल पार्टीज होंगे वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी को क्या उन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नाउ देखिए, तो रहा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, उसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए वहाँ पे क्या है, क्वासी प्रेसिडेंशियल, क्वासी पार्लियामेंट्री। तो प्रेसिडेंशियल का मतलब वहाँ पे क्या हो गया, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं डायरेक्टली बाय द पीपुल फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो अब वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ मूव टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में। तो पहले ही हमने देख लिया कि जो मोड ऑफ इलेक्शन, देखिए मोड ऑफ इलेक्शन जो कि कैसे चुने जाएंगे प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट कैसे चुने जाएंगे। सी, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए इनिशियली जो कि रिवोल्यूशन के पहले, जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्न होने से पहले जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वो क्या था, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। बट he was to be elected by an electoral college consisting of 3 type of members। देखिए जो इनिशियली था वो क्या था, इनडायरेक्ट मेथड था। और वो कौन करता था उनको इलेक्ट, इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए जैसे इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं, बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स अपॉइंटेड किए जाते हैं। बेसिकली अपॉइंटेड क्या है, भी मेंबर होते हैं जो कि जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस होंगे उसके मेंबर्स होंगे, लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स होंगे। तो सब मेंबर हो गए, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली। क्या होगा, पीपुल नहीं इलेक्ट करेंगे उनको, क्या होगा, पीपुल क्या करेंगे, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे सारे दोनों हाउसेस के, उनको इलेक्ट करते हैं। बट और जो मेंबर है वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। देखिए अब उसमें कौन कौन रहेंगे, Originally, the constitution provided for an indirect election of the president. He was to be elected by an electoral college consisting of 3 types of member। देखिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा बेसिकली 3 टाइप के मेंबर्स को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। देखिए पहले क्या है, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए जो पार्लियामेंट के दोनों मेंबर्स हैं वो होंगे 577 + 3
577 नेशनल असेंबली के हो गए और 321 किसके हो गए, सीनेट के हो गए, लोअर हाउस के होंगे। ये तो हो गया एक टाइप के मेंबर हो गए जिनको बोला गया है नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। देन सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, और लोकल अथॉरिटीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको ऐड कर देंगे, जो भी होंगे XYZ। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरसीज टेरिटरीज, अब जितने ओवरसीज टेरिटरी है उनको भी ऐड कर देंगे। तो वो जितने होंगे उनको वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। बट इन 1967 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड थ्रू अ रिफरेंडम। देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, 1962 के बाद 1962 में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन था, ये इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते थे उसको क्या हुआ, चेंज कर दिया गया। नाउ द प्रेसिडेंट इज नाउ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफ्रेज। अब देखिए डायरेक्टेड इलेक्ट किए जाएंगे जनता के द्वारा, पीपुल के द्वारा। In order to win the election, a candidate has to obtain a absolute majority of the votes in cast। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब डायरेक्टली जब जनता क्या करेंगे, वोट करेंगे, उसमें जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो बनेगा प्रेसिडेंट। अगर इन केस क्या हुआ कि मेजोरिटी में कोई नहीं है, मेजोरिटी कोई नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है दो कैंडिडेट जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला है उनका सेकेंड टाइम होगा। पहले तो बैलेट पेपर में होगा वोट, अगर सेकंड टाइम बैलेट में क्या होगा, ओनली दो कैंडिडेट जो हाईएस्ट ऊपर से होंगे वोट में उनका ही होगा, सबका नहीं होगा। तो इस टाइप से क्या होंगे हमारे मोड ऑफ इलेक्शन हुआ फ्रेंच प्रेसिडेंट का। नाउ सी टेन्योर एंड रिमूवल। देखिए टेन्योर तो हमने बता दिया कि 5 साल के लिए क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और उनका रिमूवल देखते हैं। देखिए द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, बस इतना इंपॉर्टेंट है 5 ईयर्स। नाउ सी ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एज मेनी टाइम्स एज मे लाइक। देखिए क्या है कि इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार क्या हो सकते हैं, वो वोट में खड़े हो सकते हैं, मतलब कि moreover the constitution has not prescribed any qualification including the minimum age limit for the presidential office। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ऐसा कोई क्वालिफिकेशन या तो कोई एज लिमिट ऐसा नहीं बताया है प्रेसिडेंट के लिए। नाउ देखिए इफ द प्रेसिडेंसी फॉल वैकेंट, अगर देखिए जो प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वैकेंट है तो उनका काम कौन करेगा, द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट। देखिए काम तो सारा करेगा बट कुछ चीजें को रोक के, जैसे एक्सेप्ट सबमिटिंग अ बिल टू अ रिफरेंडम एंड डिसॉल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। देखिए जो कोई बिल को पास करने का और नेशनल असेंबली को डिसॉल्यूशन करने का काम छोड़ के बाकी सारा काम कौन करेगा, आर परफॉर्म टेम्पोरली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट। देखिए जो लोअर हाउस के प्रेसिडेंट होंगे वो सारा काम कर देंगे अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है, बट दो चीज नहीं कर पाएंगे, सबमिट अ बिल एंड डिसॉल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। ये दो काम छोड़ के सारा काम कौन करेंगे, सीनेट के प्रेसिडेंट। अगर सीनेट के प्रेसिडेंट का भी पोस्ट क्या हुआ, खाली हुआ, तो जो गवर्नमेंट होंगे वहां प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट होगा वो करेगा। द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट, अगर सीनेट का पोजीशन भी वेकेंट रहा। नाउ सी रिमूवल, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टेन्योर ऑफ 5 years थ्रू एन इम्पीचमेंट फॉर हाई ट्रीजन। देखिए जो नॉर्मल टेन्योर है 5 ईयर का, उससे पहले भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, ओनली इन द केस ऑफ हाई ट्रीजन। दिस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। देखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होंगे, इम्पीच करेंगे, मेजॉरिटी क्या करेंगे, मेजॉरिटी में वोट डालेंगे तब जाके इम्पीच्ड होंगे। आफ्टर दिस इंडिक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट इज ट्राइड बाय हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ सी पावर्स एंड फंक्शन ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शन को देखते हैं। देखिए बेसिकली पावर एंड फंक्शन के बारे में मैं बताता हूँ प्रेसिडेंट के बारे में। जो देखिए वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, फ्रांस का प्रेसिडेंट है, बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन को क्या करता है, होल्ड करता है। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, एक डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया है, चीजें लिखी गई हैं, उसमें क्या करता है, सबसे डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करेगा। और वो क्या होगा, ही इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। रियल हेड, देखिए अपने यहाँ क्या है, नॉमिनल हेड है, बट क्या यहाँ पे फ्रांस में क्या है, रियल हेड ऑफ द स्टेट, द लीडर ऑफ द नेशन एंड सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। और क्या होगा, लीडर ऑफ द नेशन होगा एंड सिंबल ऑफ द नेशनल यूनिटी होगा। हिज पावर एंड फंक्शन आर एज फॉलो। अब देखिए उसके पावर एंड फंक्शन को यहाँ पे बताया गया है। जो पहला फंक्शन है, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन। देखिए क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और उसका रेजिग्नेशन को भी एक्सेप्ट करेगा। सेकंड फंक्शन, ही अपॉइंट्स एंड डिसमिसेस द अदर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिसका हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, इसके मेंबर को भी क्या करेगा, ये अपॉइंट और डिसमिस कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। थर्ड फंक्शन देखिए, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मीटिंग होगा उसको क्या करेगा, प्रिसाइड्स करेगा।
दिस प्रोवाइड्स हिम अ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिसाइड कर रहे हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन बनाएगा उसको क्या कर सकता है, डायरेक्टली गाइड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, ही मेक्स अपॉइंटमेंट टू सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट ऑफ द स्टेट। अब देखिए, जो मिलिट्री पोस्ट होगा स्टेट का, सिविल पोस्ट और मिलिट्री पोस्ट, उनको भी क्या करेगा, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट वहां के। नेक्स्ट, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री। देखिए हमारे यहाँ भी क्या होता है, देखिए जो कंट्री का जो आर्म फोर्सेस होगा उसका चीफ क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। सेम हमारे यहाँ भी क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या होता है, कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। नेक्स्ट देखिए, ही निगोशिएट एंड रेटिफाइड ट्रीटीज एंड सेंड एंड रिसीव द डिप्लोमेट्स। अब देखिए क्या होगा, जो भी ट्रीटीज होंगे उनको क्या करेगा, निगोशिएट करेगा, और क्या होगा, डिप्लोमेट को रिसीव करेगा। 7, ही इज केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑल द निगोशिएशन लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट नॉट सब्जेक्टेड टू रेटिफिकेशन। अब जितने भी नेशनल एग्रीमेंट वगैरह होंगे उनको क्या करेगा, ये उनके बारे में हमेशा अपनी जानकारी लेता रहेगा। कीप इन्फॉर्म्ड, क्या चल रहा है निगोशिएशन, क्या नेशनल एग्रीमेंट हो रहे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, उस सब के बारे में क्या होगा, कीप इन्फॉर्म्ड, ऑलवेज क्या होगा, इन्फॉर्म होता रहेगा। ही प्रिसाइड्स ओवर द हायर काउंसिल एंड कमिटीज ऑफ द नेशनल डिफेंस। अब देखिए, नेशनल डिफेंस के जो हायर काउंसिल होंगे उसको भी क्या करेंगे, प्रिसाइड ओवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर फंक्शन देखिए, ही प्रिसाइडेड ओवर एंड रिप्रेजेंट द फ्रेंच कम्युनिटी। देखिए जो कम्युनिटी होगा उसको भी क्या करेंगे, प्रिसाइड ओवर करेंगे। नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट एंड 3 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। देखिए जो फीचर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या होंगे, 9 मेंबर होंगे 9 ईयर के लिए। तो इसमें क्या होंगे, जो 3 मेंबर्स होंगे उनको क्या करेगा हमारा प्रेसिडेंट, क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। 11 देखिए, ही प्रोमुलगेट द लॉ विद इन 15 days following 3 final adoption by the parliament and transmission to the government. However, before the end of this period, he can ask parliament to reconsider a law. This reconsideration cannot be refused by the parliament. देखिए कोई भी लॉ होगा उसको क्या करेगा हमारा प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट कर सकता है विद इन द 15 days, और उसको क्या कर सकता है, वापस कर सकता है कोई भी लॉ को, कि पार्लियामेंट के लिए रिकंसीडर करने के लिए, और पार्लियामेंट इसको क्या करेगा, डिनाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, ही कैन सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट एंड समन इट्स स्पेशल सेशन। और क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को समन कर, मतलब कि उनको बुलावा कर सकता है, बैठक कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, ही साइन द ऑर्डिनेंस एंड डिक्रीज दैट हैव बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए जो वहाँ का ऑर्डिनेंस होगा उस पर भी साइन करेगा। नेक्स्ट, ही हैज राइट टू पार्डन, और इनको पार्डन की भी राइट होगी। नेक्स्ट, ही प्रिसाइडेड ओवर द हायर काउंसिल ऑफ द जुडिशियरी, ही आल्सो अपॉइंट 9 मेंबर्स टू इट। देखिए जो जुडिशरी के हायर काउंसिल होगा उसके भी मेंबर को उसको क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा, और उसके मेंबर्स को क्या करेगा, 9 मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी। देखिए जुडिशियल अथॉरिटी को इंडिपेंडेंस के लिए क्या करेगा, प्रोटेक्टर होगा। ही इज वेस्टेड विद द स्पेशल पावर टू डील विद द इमरजेंसीज, और कोई भी इमरजेंसीज को डील करने के लिए इसके पास क्या होगा, स्पेशल पावर्स है। एंड ही कैन ऑल्सो डिजॉल्व द नेशनल असेंबली आफ्टर द कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द 2 असेंबलीज हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जो कि नेशनल असेंबली होता है वहाँ का, नेशनल असेंबली जो कि वहाँ का लोअर हाउस है, उसको क्या कर सकता है, विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के कंसल्ट में, और जो कि प्रेसिडेंट ऑफ, देखिए ही कैन डिजॉल्व द नेशनल असेंबली मोर देन वंस इन 12 ही कैन डिजॉल्व द नेशनल असेंबली आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ द 2 असेंबलीज, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो दोनों असेंबलीज है उनके प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के बाद ही नेशनल असेंबली को क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। बट ही कैन डिजॉल्व द नेशनल असेंबली मोर देन वंस इन 12 months। द नेशनल असेंबली कैन नॉट बी डिजॉल्व ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और देखिए कोई भी इमरजेंसी उस समय क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। नोटेबली द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द 2 असेंबलीज। फर्दर द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज डिजोल्यूशन व्हेन आस्क्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए ये तो हमारा रहा मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंच के सिविल सर्विस के बारे में। तो अभी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सेशंस लाएंगे ताकि ज़्यादा बर्डन फील ना हो, और आप लोग भी क्या हो,
डेली बेसिस पे रिवाइज कर सके 2-3 बार, सो अच्छे से आपको तैयार हो जाए। तो आप लोग भी गो थ्रू कीजिए एक बार, बुक से भी आप लोग गो थ्रू होइए, पहले मोटा लेक्चर देख लीजिए ताकि थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो, बाकी और बुक से भी पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।